नमस्कार। माँ गायत्री महाविद्यालय के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम यूरोप की संयुक्त व्यवस्था की कार्यप्रणाली के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने ये अनुदारवाद जो युग प्रारंभ हुआ यूरोप में, इसके बारे में अध्ययन किया है। इस अनुदारवाद युग और इसमें जो है यानी कि नेपोलियन का जब से पतन हुआ उसके बाद यूरोप में किस प्रकार की समस्याएं पैदा हुई और उस समस्याओं का निपटारा करने के लिए किस प्रकार की व्यवस्था की गई। वियना कांग्रेस का आयोजन किया गया और वियना कांग्रेस के आयोजन में किन उद्देश्यों का निर्धारण किया गया, उसकी समीक्षा हमने पढ़ी है। इसके बाद ये जो यूरोप की जो संयुक्त व्यवस्था लागू की गई यूरोप में, उसकी कार्यप्रणाली किस प्रकार की रही। कार्यप्रणाली में हमने एक तो पवित्र मैत्री के बारे में पढ़ा और एक चतुर्थ मैत्री, चतुराष्ट्र मैत्री। इसको मिलाकर के जो संयुक्त व्यवस्था की गई वह यूरोप की संयुक्त व्यवस्था के नाम से विख्यात हुई। पवित्र मैत्री और चतुराष्ट्र मैत्री दोनों को मिलाकर के। और इस व्यवस्था में चतुराष्ट्र मैत्री के अंतर्गत यूरोप की समस्याओं को सुलझाने के लिए 1818 में एक्सला शेपल और 1820 में ट्रापो और 1821 में लाइबेक, 1822 में बेरोना में सम्मेलन हुआ। ये जो है ये संयुक्त व्यवस्था, यूरोप की संयुक्त व्यवस्था। और यूरोप की संयुक्त व्यवस्था किससे मिलकर के बनी है, तो ये मिलकर के बनी है एक तो पवित्र मैत्री और दूसरी बनी है चतुराष्ट्र मैत्री। इन दोनों को मिलाकर के यह संयुक्त व्यवस्था का निर्माण किया गया और इसके ही तहत जो है यूरोप की समस्याओं को सुलझाने के लिए, यूरोप की समस्याओं को सुलझाने के लिए सम्मेलन, यूरोप की समस्याओं को सुलझाने के लिए सम्मेलन का आयोजन किया गया। जिसमें कहाँ पर किया गया, एक तो 1818 में किया गया। 1818 में एक्सला शेपल और 1820 में ट्रापो, 1821 में लाइबेक और 1822 में बेरोना। यहाँ पर जो है सम्मेलन का आयोजन किया गया। 1825 में सेंट पीटर्सबर्ग में अंतिम सम्मेलन हुआ 1825 में। और इस प्रकार लगभग जो है 10 वर्ष तक सम्मेलनों द्वारा यूरोप की समस्याओं को सुलझाने का प्रयास किया गया। इसलिए इस काल को कांग्रेस का युग कहा जाता है। इस काल को कांग्रेस का युग कहा जाता है। संयुक्त व्यवस्था के समय जो सम्मेलन हुए और जो प्रमुख घटनाएं हुई, उन सम्मेलनों और घटनाओं का विवरण। इन सम्मेलनों में एक्सला शेपल का सम्मेलन, ये पहला सम्मेलन एक्सला शेपल यूरोप की संयुक्त व्यवस्था के अंतर्गत प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, ये अक्टूबर 1818 में एक्सला शेपल नामक स्थान पर आयोजित किया गया। और इस सम्मेलन के समक्ष जो है कुछ छोटे यूरोपीय राज्यों से संबंधित विषयों के अतिरिक्त कुछ मुख्य प्रश्न फ्रांस का था और फ्रांस ने संधि की शर्तों का पालन किया था। और फ्रांस की संतोषजनक आंतरिक स्थिति को देखते हुए वहाँ से मित्र राष्ट्रों की सेनाएं हटा ली गई। फ्रांस के
प्रतिनिधि ड्यूदा रिशल, इसने अपने राज्य की समानता के आधार पर चतुराष्ट्र मैत्री का सदस्य बनने की मांग की, जिसे स्वीकार कर लिया गया और इस प्रकार चतुराष्ट्र अब 5 राष्ट्र में परिवर्तित हो गया। पहले 4 ही राष्ट्र थे, अब फ्रांस भी शामिल हो गया तो 5 राष्ट्र हो गए। इसके साथ ही यह घोषणा, जिसमें फ्रांस भी सम्मिलित था, 5 राज्यों ने अपने घनिष्ठ संबंधों को बनाए रखने और संधियों की मान्यता के आधार पर शांति की रक्षा करने के निम्न उद्देश्य बनाए। यह उद्देश्य कौन से थे? यह उद्देश्य थे कि स्वीडन के शासक बर्नाडोट से डेनमार्क से संबंधित किल की संधि की शर्तों का उल्लंघन करने का कारण पूछा गया। दूसरी बात, मोनाको के शासक को अपने राज्य में व्यवस्थित शासन स्थापित करने का आदेश दिया गया। बेडन के उत्तराधिकार का प्रश्न और बवेरिया की सीमा संबंधी विवाद पर विचार किया गया। सम्मेलन में निश्चय किया गया कि यूरोप के अन्य राज्यों की आर्थिक स्थिति को कैसे सुधारा जाए। और 5वां उद्देश्य, पारस्परिक सहयोग की भावना का प्रचार करने और धार्मिक प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन देने के लिए कुछ सदस्यों का एक बोर्ड बनाया गया। यह इसमें उद्देश्य निर्धारित किए गए। यद्यपि यह जो सम्मेलन हुआ एक्सला-शेपल में, इसमें महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, किंतु वास्तव में इस समय ब्रिटेन और निरंकुश राज्यों में सैद्धांतिक मतभेद प्रारंभ हो गए। हेराल्ड निक्सल ने इसके बारे में इस लिखा है कि सभी विचारशील प्रेक्षकों की दृष्टि से यह इसके अंत का आरंभ था। एक्सला-शेपल का सम्मेलन समाप्त होते ही कुछ घटनाएं ऐसी घटी जिसके कारण 5 राष्ट्रों के पारस्परिक मतभेद वो बढ़ने लगे और संयुक्त व्यवस्था के विघटन की समस्या पैदा हो गई। इस प्रकार से अब क्या क्या विवाद हुए हैं, उसमें पहला विवाद था जर्मनी के राज्यों में क्रांतिकारी सिद्धांत का प्रभाव बढ़ रहा था। 23 मार्च 1819 को नाटककार कॉर्जेव, जो रूस का वेतनभोगी था, इसकी कार्लसेंड नामक युवक ने हत्या कर दी और इस घटना से मेटरनिक को जर्मनी में उदारवाद का दमन करने और अपनी प्रतिक्रियावादी नीति को कार्यान्वित करने का अवसर मिल गया। पहली बात तो यह थी। दूसरी बात, स्पेन के दक्षिण अमेरिकी उपनिवेशित थे। स्पेन पर नेपोलियन का अधिकार हुआ तभी इन उपनिवेशों ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी। अब स्पेन के शासक ने मित्र राज्यों से अपील की थी कि विद्रोही उपनिवेशों को पुनः स्पेन के अधिकार में लाने के लिए उसे सैनिक मदद दी जाए। और अगला है कि वियना कांग्रेस में दास व्यापार की निंदा की थी, लेकिन यह अनैतिक व्यापार अभी भी जो है पूर्ववत की तरह चला आ रहा था। इसके अलावा मार्च 1820 में स्पेन के शासक फर्डिनेंड के विरुद्ध विद्रोह हो गया और रूस ने अपनी सेना भेज करके स्पेन के शासक की मदद करने का प्रस्ताव रखा, किंतु मेटरनिक ने इस हस्तक्षेप को अनावश्यक बताकर इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। तो इस प्रकार से जो है मित्र राष्ट्रों में परस्पर विरोधी सिद्धांत को लेकर के मतभेद पैदा हुआ और मेटरनिक की मान्यता थी कि यूरोपीय शांति को खतरा पहुंचने की संभावना होने पर दूसरे राज्यों के मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार था। किंतु ब्रिटेन इस विचार से सहमत नहीं था कि किसी भी राष्ट्र में जो है किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाए, यह ब्रिटेन यह मानता था। चतुराष्ट्र मैत्री की स्थापना के बाद से ही हस्तक्षेप और हस्तक्षेप न करने के सिद्धांतों में संघर्ष प्रारंभ हो गया। ब्रिटेन के विरोध से उपरांत मेटरनिक जर्मनी में जो भी अपना काम करता रहा, किंतु ब्रिटेन के विरोध ने संयुक्त व्यवस्था के विनाश का बीजारोपण कर दिया। यहीं से जो है यह यूरोप की संयुक्त व्यवस्था प्रणाली समाप्त होने लगी। उसके बाद अगला सम्मेलन आया 1820 में, ट्रापो का सम्मेलन। इसमें मुख्य रूप से नेपल्स की समस्या को सुलझाने और विद्रोह का दमन करने की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए संयुक्त व्यवस्था का दूसरा सम्मेलन ऑस्ट्रिया के ट्रापो नामक स्थान पर आयोजित किया गया 1820 में। मेटरनिक फ्रांस और ब्रिटेन की उपेक्षा करके प्रशा और फ्रांस रूस से अपनी प्रतिक्रियावादी नीति के सिद्धांत का पूर्ण समर्थन चाहता था और उसने अपने सिद्धांत के आधार पर एक मसौदा तैयार किया जिस पर 19 नवंबर 1820 को रूस, प्रशा, ऑस्ट्रिया इसने हस्ताक्षर कर दिए। और इस मसौदे में मुख्य रूप से क्या क्या बातें थी? इसमें थी कि रूस, प्रशा और ऑस्ट्रिया ने हस्तक्षेप के सिद्धांत के सहमत होते हुए भी घोषणा की कि जनता अपने राजा को विवश करके उसे कोई अधिकार नहीं छीन सकती। दूसरी बात, यदि किसी राज्य में राष्ट्रीय सम्मेलन होने लगे
जिसके परिणाम स्वरूप पड़ोसी राज्य के लिए खतरा उत्पन्न हो जाए या खतरे की संभावना हो तो पड़ोसी राज्यों को अपनी सेनाएं भेजकर आंदोलन का दमन करने का अधिकार होगा। इस प्रकार से जो है कांग्रेस को यह भी अधिकार होगा कि वियना व्यवस्था की रक्षा के लिए मित्र राष्ट्रों की सेना का उपयोग करे, और इस प्रकार मेटरनिक ने एक नए सिद्धांत का प्रतिपादन कर दिया जिसे ट्रापो सिद्धांत कहा जाता है। यहीं से उसके बाद अगला सम्मेलन आया लाइबेक का सम्मेलन 1821 में। नेपिस की समस्या पर बिना कोई निर्णय लिए ट्रापो सम्मेलन कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया और जनवरी 1821 में लाइबेक में पुनः इसका अधिवेशन शुरू हुआ। इस समय इटली के राज्यों में विद्रोह हो रहे थे। नेपिस का शासक फर्डिनेंड को वहां से भगा दिया गया और इन्हीं विद्रोह को दबाने के लिए लाइबेक में सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें नेपिस के शासक फर्डिनेंड को भी बुलाया गया। फर्डिनेंड की प्रार्थना पर सम्मेलन में ऑस्ट्रिया को अधिकार दिया गया कि नेपिस के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप का विद्रोह कर दमन करे। रूस के जार ने इस कार्य के लिए सैनिक सहायता देने का आश्वासन दिया और ब्रिटेन की ओर से लॉर्ड स्टीवार्ट ने इस नीति का विरोध किया, किंतु ऑस्ट्रिया की इटली में अपना प्रभाव बढ़ाने का जो अवसर मिला उसे वह खोने नहीं देना चाहता था, और मार्च 1821 में ऑस्ट्रिया की 80,000 सेना नेपिस में प्रवेश कर गई और बड़ी निर्दयता से जो है विद्रोह को कुचल दिया गया। फर्डिनेंड को पुनः सिंहासन पर बिठा दिया गया और वहाँ पुनः जो है निरंकुश और प्रतिक्रियावादी शासन स्थापित हो गया। उसके बाद पिडमांट का विद्रोह शुरू हुआ। जब नेपिल्स के विद्रोह को दबाया जा रहा था उसी समय जो है 10 मार्च 1821 को पिडमांट में विद्रोह शुरू हुआ। पिडमांट और इटली के ऑस्ट्रिया को बाहर निकालने और उदार संविधान को लागू करने के लिए विरोध हुआ था। आरंभ में विद्रोहियों को कुछ सफलता मिली, लेकिन 13 मार्च 1821 को राजा विक्टर इमैनुअल प्रथम ने गद्दी त्याग दी और उसका भाई चार्ल्स फेलिक्स गद्दी पर बैठा, जो स्वभाव से ही निरंकुश था। उसके बाद अगला सम्मेलन आया 1822 का वेरोना सम्मेलन। संयुक्त व्यवस्था का चौथा अधिवेशन यह इटली के नगर में वेरोना में हुआ। इस सम्मेलन में मुख्य रूप से 3 समस्याओं पर विचार किया गया। एक तो यूनान और तुर्की के प्रश्न पर, स्पेन और उसके दक्षिण अमेरिकी उपनिवेश पर, और इटली की स्थिति पर। ये 3 बातों पर जो है वेरोन के सम्मेलन में विचार किया गया। उसके बाद मुनरो सिद्धांत यह स्पेन का शासक अन्य यूरोपीय राज्यों की सहायता से दक्षिण अमेरिकी उपनिवेशों पर अपना पुनः आधिपत्य करना चाहता था। फ्रांस ने इस प्रकार का प्रस्ताव कांग्रेस के समक्ष रखने का प्रयास किया और ब्रिटिश प्रधानमंत्री विदेश मंत्री कैनिंग ने इसका उग्र विरोध किया और घोषणा की कि स्पेनिक उपनिवेशों में स्पेन के अतिरिक्त यूरोप के किसी अन्य राज्य से हस्तक्षेप किया तो ब्रिटेन उसका विरोध करेगा और आवश्यकता पड़ने पर तलवार भी उठाएगा। इधर संयुक्त राज्य अमेरिका भी नहीं चाहता था कि दक्षिणी अमेरिकी उपनिवेशों पर यूरोपीय राज्य का पुनः आधिपत्य हो। अमेरिकी राष्ट्रपति जेम्स मुनरो इसने 2 दिसंबर 1823 को अमेरिकी कांग्रेस को दिए गए संदेश में दक्षिण अमेरिकी उपनिवेशों के संबंध में अपनी नीति की घोषणा की, जो मुनरो सिद्धांत के नाम से जानी जाती है। और इस सिद्धांत के अनुसार यह था कि भविष्य में अमेरिकी महाद्वीपों में यूरोपीय राज्यों के उपनिवेश स्थापित नहीं किए जाएंगे। यदि कोई यूरोपीय शक्ति इन महाद्वीपों की राजनीतिक व्यवस्था में हस्तक्षेप करने और नए क्षेत्रों पर अधिकार करने का प्रयत्न करेगी तो संयुक्त राज्य अमेरिका ऐसे प्रयत्नों पर अपने प्रति शत्रु का व्यवहार समझेगा। इस घोषणा से स्पेन की आशाओं पर पानी फिर गया और 1830 तक स्पेनिश उपनिवेश स्वतंत्र हो गए। इस संदर्भ में कैनिंग ने बड़ी प्रसन्नता से कहा कि मैंने पुरानी दुनिया के शक्ति संतुलन को ठीक रखने के लिए दुनिया का सृजन किया है। यह मुनरो सिद्धांत। उसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का अंतिम प्रयास। यूरोप के हित को ध्यान में रखते हुए जार अलेक्जेंडर ने जून 1824 में सेंट पीटर्सबर्ग में बड़े राज्यों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया 1824 में, और इसका उद्देश्य सामूहिक हस्तक्षेप, यह इसका उद्देश्य था सामूहिक हस्तक्षेप द्वारा यूनान और तुर्की की समस्या को सुलझाना। कैनिंग का दृष्टिकोण यह था कि यदि दोनों पक्ष इस सम्मेलन में निर्णय को स्वीकार कर लें और बिना शक्ति प्रयोग के शांति स्थापित की जा सके तो यह सम्मेलन मध्यस्थ के रूप में उपयोगी हो सकता है। इसलिए ब्रिटेन ने सम्मेलन की
प्रारंभिक बैठकों में भाग लेने के लिए अपना प्रतिनिधि भेजा। इधर तुर्की के सुल्तान ने बड़ी शक्तियों के हस्तक्षेप का विरोध किया। दूसरी ओर यूनानियों ने कैनिंग से शिकायत की कि उन्हें हाथ पैर बांधकर तुर्की के समर्पित किया जा रहा है। यूनानियों ने यह भी कहा कि तुर्की के समक्ष समर्पण करने की अपेक्षा वह अपने अंतिम वीर के नष्ट होने तक संघर्ष करना उचित समझेंगे। ऐसी परिस्थितियों में ब्रिटेन सम्मेलन की कार्यवाही से अलग हो गया और इधर रूस और ऑस्ट्रिया में भी मतभेद बढ़ गए। सेंट पीटर्सबर्ग की सभा तुर्की के सुल्तान की संयुक्त प्रपत्र द्वारा दोनों पक्षों में समझौता करने हेतु मध्यस्थता को सुझाव देकर के विसर्जित हो गई। इससे रूस को यह विश्वास हो गया कि भविष्य में पूरी समस्या के संबंध में यूरोप का प्रत्येक देश अपनी स्वतंत्र नीति अपनाएगा। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का अंतिम प्रयास भी असफल हो गया और यूरोप की संयुक्त व्यवस्था विघटित हो गई। इस प्रकार से जो है यह यूरोप की संयुक्त व्यवस्था विघटित हुई। अब इस संयुक्त व्यवस्था की जो असफलता थी, असफलता के क्या कारण रहे, ये तो इसकी कार्यप्रणाली। अब जैसे संयुक्त व्यवस्था असफल हुई, यूरोप की संयुक्त व्यवस्था, संयुक्त व्यवस्था के असफल होने के कारण अब किस प्रकार से जो है संयुक्त व्यवस्था असफल हुई यूरोप की। भाई नेपोलियन के दीर्घकालीन युद्धों के बाद यूरोप में शांति बनाए रखने के लिए जिस संयुक्त व्यवस्था का निर्माण किया गया वह अपने अल्प जीवन में समाप्त हो गई और यूरोप में शांति बनाए रखने का प्रयास जो था वो विफल हो गया। अब इसके कुछ महत्वपूर्ण कारण ये थे कि परस्पर विरोधी हितों का संघर्ष, ये पहला कारण, परस्पर विरोधी हित, इसमें जो है संघर्ष शुरू हुआ। यूरोपीय संयुक्त व्यवस्था में सदस्य राष्ट्रों ने अपने अपने हित निहित थे और जिसमें कोई साम्यता नहीं थी। उनके राजनीतिक और व्यापारिक हितों में भिन्नता थी और उसके राजनीतिक दृष्टिकोण भी भिन्न थे। एक और ब्रिटेन और फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र थे, दूसरी ओर रूस, ऑस्ट्रिया और प्रशा में निरंकुश राजतंत्र थे। शासन प्रणाली में सैद्धांतिक भिन्नता के कारण किसी भी समस्या का उनका दृष्टिकोण समान नहीं हो सकता। इस वजह से जो है ये व्यवस्था विफल हो गई। इसके अलावा दूसरा कारण रहा प्रतिक्रिया का साधन। दूसरा, प्रतिक्रिया का साधन, इसकी वजह से भी यह व्यवस्था असफल रही। संयुक्त व्यवस्था की असफलता का एक महत्वपूर्ण कारण यह रहा कि मेटरनिख के नेतृत्व में वह प्रतिक्रिया का सघन या साधन बन गया। इंग्लैंड को छोड़कर के इसके सदस्य राष्ट्र सभी प्रतिक्रियावादी थे, क्रांति के विरोधी थे और संयुक्त व्यवस्था की सभी नीतियां राष्ट्रीय भावनाओं को कुचलने के लिए बनाई गई थी, जिससे जनता के हृदय में उनके प्रति घृणा उत्पन्न हो गई। इस वजह से जो है यह व्यवस्था असफल हुई। अगला, छोटे राज्यों की उपेक्षा की गई। इसमें छोटे राज्यों की उपेक्षा की गई, छोटे राज्यों में कोई ध्यान नहीं रखा गया। इस संयुक्त व्यवस्था में केवल 5 जो बड़े राज्य थे, रूस, प्रशा, ऑस्ट्रिया, इंग्लैंड, फ्रांस, इसका संगठन था ये। इसमें छोटे राज्यों का कोई स्थान नहीं था। बड़े राष्ट्र ही यूरोपीय समस्याओं पर, चाहे वह छोटे राज्यों से संबंधित ही क्यों न हो, विचार करते थे, निर्णय लेते थे। छोटे राज्य केवल जो है दर्शक की भांति उनके कार्यों में भाग ले सकते थे, उनसे कोई राय मशवरा नहीं करता था, इसलिए भी यह व्यवस्था विफल हुई। इसके अलावा अगला कारण यह रहा आंतरिक हस्तक्षेप की नीति। आंतरिक हस्तक्षेप की नीति। भाई प्रोफेसर कैटलबी ने ब्रिटेन की इस व्यवस्था से अलग होना और संयुक्त व्यवस्था के विघटन का प्रमुख कारण माना है। ट्रापो के सम्मेलन में ही जो है ब्रिटेन ने मेटरनिख के दूसरे राज्यों में हस्तक्षेप करने की नीति का विरोध किया था ब्रिटेन ने। और वेरोना सम्मेलन, स्पेन की समस्या के संबंध में ब्रिटेन ने फ्रांस द्वारा प्रस्तावित मित्र राष्ट्रों के हस्तक्षेप का विरोध किया। वेलिंगटन सम्मेलन से अलग हो गया ब्रिटेन। इस प्रकार ब्रिटेन संयुक्त व्यवस्था के सम्मेलन में दूसरे राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप की नीति का सदैव विरोधी रहा, जबकि अन्य सदस्य जो है आंतरिक हस्तक्षेप की नीति पर डटे रहे।
इस कारण से भी जो है व्यवस्था असफल हुई। इसके अलावा संगठनात्मक दोष भी थे इसके, संगठनात्मक दोष। अब संगठनात्मक दोष क्या रहा है जिसकी वजह से संयुक्त व्यवस्था असफल रही? संयुक्त व्यवस्था के संगठन में अनेक दोष थे। चार्ल्स वेस्टर जो ये कहते हैं कि संयुक्त व्यवस्था बहुत अंशों तक एक विशिष्ट समय पर विभिन्न यूरोपीय शासकों के व्यक्तिगत संबंधों के आधार पर स्थापित की गई। उसका निश्चित संविधान द्वारा स्थापित प्रदान किया जा सकता था, इसलिए उसके उद्देश्य और अधिकारों के संबंध में सदैव अनिश्चितता बनी रही। इसका न तो कोई स्थायी कार्यकाल था, न ही कर्मचारी थे। यह तो केवल नेपोलियन के युद्धों के बाद यूरोप में शांति बनाए रखने की इच्छा का परिणाम था, और इसकी सबसे बड़ी निर्बलता यह थी कि इसकी सदस्यता सभी राष्ट्रों के लिए खुली नहीं थी। उसकी नींव किसी ठोस आधार पर नहीं बनी थी। कमजोर और खोखली नींव पर आधारित महल का निकट भविष्य में ढह जाना यह स्वाभाविक था। इसके अलावा संयुक्त व्यवस्था का इतिहास में क्या स्थान रहा, यह तो जो है इसकी संयुक्त व्यवस्था के असफल होने के कारण रहे। अब संयुक्त व्यवस्था जो है इसका इतिहास में क्या योगदान रहा संयुक्त व्यवस्था का, कि यूरोप के संयुक्त व्यवस्था असफल रही, लेकिन इसकी असफलता के बावजूद यूरोप के इतिहास में इसका महत्वपूर्ण स्थान रहा। 5 बड़ी शक्तियों का सामूहिक रूप से विचार विमर्श द्वारा अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को सुलझाने और यूरोप में शांति बनाए रखने का प्रथम महत्वपूर्ण प्रयोग हुआ। यह प्रयोग सर्वथा निरर्थक रहा। 1815 से 1844 तक इस व्यवस्था में यूरोप में शांति और समृद्धि के अवसर प्रदान किए, जिसके परिणाम स्वरूप सांस्कृतिक प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिला, और इस व्यवस्था ने पारस्परिक सहयोग की भावना का आधार पर शांति और सुरक्षा बनाए रखने की परंपरा को स्थापित किया इस व्यवस्था ने। और आधुनिक काल के राजनीतिज्ञों ने राष्ट्र संघ और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना में इसी संयुक्त व्यवस्था से प्रेरणा प्राप्त की। यह जो राष्ट्र संघ का निर्माण हुआ प्रथम विश्व युद्ध के बाद और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण हुआ, यह इसी की प्रेरणा का परिणाम था, ये संयुक्त व्यवस्था का परिणाम था। ये इस प्रकार से जो है यूरोप की यह व्यवस्था संयुक्त व्यवस्था बिखर गई। यह इस प्रकार से जो है अनुदारवाद का टॉपिक हमारा समाप्त होता है। उसके बाद यूरोप में अगला टॉपिक आता है अपना यूनिट 3 का सेकंड टॉपिक, यूरोप में उदारवाद और राष्ट्रवाद। अगला टॉपिक है यूरोप में उदारवाद यूरोप में उदारवाद और राष्ट्रवाद। इसमें पहला है उदारवाद। यह उदारवाद क्या चीज है? भाई ये उदारवाद की जो विचारधारा है यह निश्चित रूप से कोई क्रमबद्ध विचारधारा नहीं है, निश्चित क्रमबद्ध विचारधारा नहीं है, और न ही जो है किसी एक व्यक्ति के विचार का परिणाम है ये उदारवाद, और न ही यह विचारधारा किसी युग के साथ जुड़ी हुई है। इसके अंतर्गत उदारवाद में अनेक मान्यताएं हैं, अनेक आदर्श हैं, अनेक संस्थाएं हैं। इसमें एक लोकतंत्र और दूसरा व्यक्तिवाद है। इसमें लोकतंत्र भी है और व्यक्तिवाद भी है। इंग्लैंड में उदारवाद का उदय जो हुआ वो अनुदारवाद का विरोध करने वाली एक प्रवृत्ति के रूप में हुआ। इंग्लैंड में जो उदारवाद का उदय हुआ वो अनुदारवाद का विरोध करने की एक प्रवृत्ति के रूप में, इसलिए कुछ विद्वान जो है उदारवाद को अनुदारवाद का विलोम तथा प्रगति और परिवर्तन का पर्यायवाची मानते हैं उदारवाद को। 19वीं सदी के इतिहास में उदारवादियों और अनुदारवादी अर्थात
अथवा प्रतिक्रियावादियों के आपसी संघर्षों से भरा पड़ा। लेकिन यह शब्द भ्रमित करने वाला है, क्योंकि इसके विभिन्न अर्थ लगाए जाते हैं। इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका आदि देशों में उदारवाद सामान्यतः इसका अभिप्राय प्रशासन में नागरिकों की अधिक से अधिक हिस्सेदारी, सामान्य रूप से अलग अलग अर्थ लगाया गया। इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका आदि देशों में उदारवाद का अभिप्राय यह बताया गया है कि प्रशासन में नागरिकों की अधिक से अधिक हिस्सेदारी, प्रशासन में नागरिकों की अधिक से अधिक हिस्सेदारी। यह किसने माना है? यह माना है इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका के देशों ने। कानून के समक्ष सभी की समानता और विभिन्न क्षेत्रों में मर्यादित स्वतंत्रता। कानून के समक्ष समानता, इसके अलावा स्वतंत्रता और विशेषकर जो है आर्थिक क्षेत्र में कम से कम सरकारी हस्तक्षेप, कम से कम सरकारी हस्तक्षेप, कम से कम सरकारी हस्तक्षेप, यह माना है उदारवाद का तात्पर्य। जबकि अन्य यूरोपीय देशों में इसका अभिप्राय अलग माना है। वो क्या माना है? विदेशी शासन से मुक्ति तथा निरंकुश शासन की समाप्ति। अन्य देशों ने उदारवादी सुधार, परिवर्तन और प्रगति के समर्थक थे, लेकिन परिवर्तन हेतु क्रांति के मार्ग को अपनाने के भी विरोध में थे वो। और एक अन्य महत्वपूर्ण बात यह देखने को मिलती है कि उदारवादियों ने हमेशा परिवर्तन का स्वागत नहीं किया। उदारवादियों ने, यह बात इसमें देखने को मिलती है कि उदारवादियों ने जो है हमेशा परिवर्तन का स्वागत नहीं किया, और कुछ अवसरों पर परिवर्तन का स्वागत करने के स्थान पर उन्होंने विद्यमान व्यवस्था को बनाए रखने पर जोरदार समर्थन किया। उदाहरण के लिए उदारवाद संसदीय प्रणाली और विधि नियम का समर्थक था, किंतु यह वर्ग गरीबों और मजदूरों को मताधिकार देने के पक्ष में नहीं था। उदारवादी ज़्यादातर मध्यम वर्ग के प्रतिनिधि थे जो काफ़ी संपन्न थे। इस संपन्नता को सुरक्षित रखना उनकी पहली प्राथमिकता बन गई, और राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तनों का विरोधी बन गए वो। इस प्रकार जो उदारवाद आर्थिक मामलों में सरकारी हस्तक्षेप का विरोधी था, वह अब अधिक सरकारी हस्तक्षेप की मांग करने लगा। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि उदारवाद का स्वरूप जो है वो समय समय पर बदलता रहा, एक ही नीति पर नहीं चला उदारवाद। ये उदारवाद के संबंध में। अब उदारवाद जो इस प्रकार की जो विचारधारा जो पैदा हुई उदारवाद की, वो किन परिस्थितियों में पैदा हुई है? तो उदारवाद का उदय जो है अनेक परिस्थितियों का परिणाम रहा। इसमें कौन कौन सी परिस्थितियां उत्तरदायी रही? एक तो औद्योगिक क्रांति और पूंजीवादी वर्ग इसमें सक्रिय योगदान रहा। नवोदित पूंजीपति वर्ग और उन तमाम नियमों और प्रतिबंधों का विरोध करने लगा जो अधिकाधिक संपत्ति के अर्जन में बाधक थे। आर्थिक स्वतंत्रता की भावना उदारवाद का एक मुख्य आधार बन गई। उदारवाद के उदय में पुनर्जागरण का भी योगदान रहा। पुनर्जागरण लोगों के दृष्टिकोण को लौकिक और वैज्ञानिक बनाया। उसने व्यक्ति और उसके व्यक्तित्व को महत्व दिया। उसने बुद्धि और विवेक पर बल दिया। व्यक्ति की स्वतंत्रता पर बल दे करके उदारवाद का मार्ग प्रशस्त किया। धर्म सुधार आंदोलन ने धार्मिक निरंकुशता का अंत करके लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की। निरंकुश स्वेच्छाचारी शासन के विरुद्ध लोगों की प्रतिक्रिया ने उदारवाद को आगे बढ़ाया। अब उदारवाद की क्या क्या विशेषता रही है, यह तो थी इसकी पृष्ठभूमि कि किस प्रकार से जो है किन परिस्थितियों में उदारवाद का उदय हुआ। अब इसके अलावा जो है क्या क्या विशेषता रही है उदारवाद की। उदारवादियों के अनुसार जो है स्वतंत्रता मनुष्य का प्राकृतिक और जन्मसिद्ध अधिकार है। उदारवाद की विशेषताएं, उदारवाद की विशेषताएं,
इसमें क्या क्या विशेषताएं रही है। एक विशेषता है स्वतंत्रता, कि स्वतंत्रता जो है मनुष्य का प्राकृतिक और जन्मसिद्ध अधिकार है और वह हमेशा जीवन पर निरंकुश सत्ता का विरोधी रहा है। इसके अलावा धर्मनिरपेक्षता, अथवा धर्मनिरपेक्ष राज उदारवाद की दूसरी प्रमुख विशेषता। धार्मिक सहिष्णुता और धार्मिक उपासना की स्वतंत्रता पर जोर दिया गया। इसमें कानून के समक्ष सबकी समानता है। अगला है समानता, कानून के समक्ष सबकी समानता और विशेषाधिकारों की समाप्ति, लोक प्रभुत्व की स्थापना इसकी अन्य विशेषताएं। वह नागरिक स्वतंत्रता के कट्टर समर्थक था, उदारवादी, और उन्होंने उत्तरदायी शासन की मांग की। उदारवादियों ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि आर्थिक क्षेत्र में सरकार को कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए और मुक्त प्रतियोगिता के सिद्धांत को प्रमुखता दी जानी चाहिए। उदारवाद की अन्य विशेषता जातीय और राष्ट्रीय स्वतंत्रता, परंतु उदारवाद की सबसे बड़ी विशेषता राजनीतिक स्वतंत्रता है और इसके अंतर्गत नागरिकों को प्रतिनिधि चुनने, निर्वाचित होने, सार्वजनिक पद ग्रहण करने और समुचित जानकारी प्राप्त करने का अधिकार शामिल है। यह इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं। अब इसमें भी जो है उदारवादियों में भी दो प्रकार के उदारवादी हुए हैं। एक तो परंपरावादी उदारवादी और आधुनिक जो है आधुनिक जनतंत्रात्मक उदारवादी। परंपरावादी, बेथम और जेम्स मिल ने परंपरावादी उदारवादी दर्शन का प्रतिपादन किया, परंतु इसका पूर्ण अभिव्यक्ति जॉन स्टुअर्ट मिल की विचारधारा में हुई। इसमें जो है नागरिक अधिकारों को व्यापक बनाने और स्त्रियों को मताधिकार दिए जाने की वकालत की, और जॉन लॉक ने स्वतंत्रता को शासन का सर्वोच्च लक्ष्य माना और शक्ति विभाजन का सिद्धांत प्रतिपादन किया। जॉन लॉक ने आधुनिक जनतंत्रात्मक उदारवादी में 19वीं सदी के अंतिम दशकों के परंपरागत उदारवाद आधुनिक जनतंत्रात्मक उदारवादी में परिवर्तित हो गया और अब मांग की जाने लगी जनता के हित के सभी संभव कार्य सरकारी क्षेत्र के अंतर्गत किए जाने चाहिए। शिक्षा और श्रमिक और स्त्रियों की स्थिति में सुधार लाने के लिए सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए। नवीन विचारधारा का मुख्य प्रतिनिधि ये थॉमस हिल ग्रीन इसको माना जाता है। वह व्यक्ति के विकास को सर्वोपरि महत्व देता है। ग्रीन के विचारों में 20वीं सदी के जन कल्याणकारी राज्य की नींव रखने का महत्वपूर्ण योगदान रहा। ये दो प्रकार के उदारवादी हुए। उसके बाद फ्रांस में उदारवाद और लोकतंत्र का विकास। ये तो उदारवाद के संबंध में संक्षिप्त परिचय। उसके बाद फ्रांस में उदारवाद, ये हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।